हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस पार्ट में वीडियो के पार्ट में बात कर लेते हैं सेक्शन बी, जो श्रुति मैम की आंसर राइटिंग का है ऐसे की। तो उसमें वो सेकंड क्वेश्चन था। पहली वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन किया था और इस वीडियो में अब सेकंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रही हूँ मैं। इसमें क्वेश्चन है, अवर ग्रेटेस्ट एबिलिटी एज ह्यूमन इज़ नॉट टू चेंज द वर्ल्ड बट टू चेंज आवर सेल्फ। तो क्या है, मनुष्य के रूप में हमारा सबसे बड़ा सामर्थ्य दुनिया को बदलने में नहीं बल्कि खुद को बदलने में है। तो इसकी आंसर राइटिंग है श्रुति ने, वो कैसे की है आइए देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने देखा है कि भारत के एक सद्वादी पहाड़ी इलाके में स्थित जीतन राम मांझी की एक मामरिक प्रेरक व अनोखी कहानी है, जिससे हाल ही बड़े पर्दे में एक चलचित्र में परिवर्तित किया गया है। देखिए, उन्होंने किस चीज़ की एग्जांपल ली है, रियल लाइफ एग्जांपल ली है। इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए, जिसमें लिखा है कि अपनी पत्नी को समय पर अस्पताल ले जाने में विलम्ब होने से मांझी ने वर्षों की घोर तपस्या व दृढ़ विश्वास व अथक परिश्रम द्वारा पहाड़ के बीच एक सड़क बनाई। खुद की निराशा को आशा में बदलने व स्वयं के व्यक्तित्व में परिवर्तन ला वह अपने पर्यावरण को बदलने में समर्थ हुआ। तो जन प्रचलित कहावत है कि यदि व्यक्ति ने कोई चीज़ ठान ली तो आधा कार्य हो चुका, तो मानो आधा कार्य हो चुका। यह आंतरिक बदलाव की शक्ति है कि व्यक्ति व मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण ताकत है, जिससे इसे आदिम काल से आधुनिक काल तक पहुंचाया है। जी बिल्कुल सही, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रियल लाइफ एग्जांपल यूज़ कर अपने क्वेश्चन को जस्टिफाई करने की कोशिश की है। उसके बाद क्या, मानव के इस सामर्थ्य में प्रकृति का भी अभिन्न अंग है। जिस प्रकार एक मिट्टी के ढेला कुम्हार के पहिए हुए हाथों के अनुसार स्वयं के रूप को एक घड़े में रूपांतरित कर लेता है, उसी प्रकार आंतरिक बदलाव से ही व्यक्ति विकास व प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। उसके बाद वो क्या कह रही हैं, पैराग्राफ बदल कर लिख रही हैं। पाषाण युग में आदि मानव पर्यावरण या प्रकृति के वेग बदलने में तो अधम था, परंतु स्वयं कौशल पत्थर के औजार व आग का आविष्कार कर पाया। आगे चलकर अपने हुनर और प्रांगित हो पहिए का आविष्कार किया। देखिए बिल्कुल सही, उन्होंने इस क्रोनोलॉजी का इस क्वेश्चन में किस तरह से यूज़ किया है, देखिए, जिस पर आधुनिक समाज की नींव रखी गई है। उसके बाद वो पैराग्राफ भी चेंज किया है। समाज का निर्माण भी क्रमशः समुदाय के आंतरिक पुनर्गठन, आपसी सहमति आदि से किया गया है। थॉमस हॉब्स के अनुसार प्रकृति में जीवन कठोर, छोटा व निर्दयी था, परंतु राजनीतिक व सामाजिक संस्थानों का क्रमश निर्माण किया गया, जिसने आज के लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को जन्म दिया। उसके बाद राजनीतिक स्तर पर भारत का विश्व में पंचायतों व विकेंद्रीकरण व प्रक्रियाओं की सफलता स्वयं के बदलाव की सफलता में रेखांकित करती है। देखिए, अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या किया, एक सामाजिक पहलू भी रखा है, उसका राजनीतिक पहलू भी रखा है। उसके बाद उन्होंने लिखा है, स्वीडन में राष्ट्रीय नियोजन में बदलाव लाए बिना स्थानीय स्तर पर शिक्षा नियोजन सकारात्मक परिणाम लाया है। उसके बाद क्या है, पर्यावरण के सदैव स्वयं के हित हेतु बदलाव विध्वंसक परिणाम लाता रहा है कि असंधान्य विकास के कारण विश्व तापमान 1 डिग्री सेल्सियस यौगिक क्रांति के समय से बढ़ चुका है। ऐसे में प्रकृति के साथ बदलने वाले कुछ उदाहरण विकास की दूसरी व्यापक परिभाषा के विकल्प को उठाते हैं। उसके बाद लिखा है, अरुणाचल प्रदेश के इंदु मिशामी प्रजाति सदियों से ही भागों के साथ संबंध बनाकर रहती आई है। वह भाग के मरने पर उसको मानव के समान दफनाती है। इस कारण प्रकृति मानव से समानव स्थिर है। पर्यावरणीय सत्ता व धारणता के साथ आर्थिक संधारणीयता
भी मानव विकास का सूचक है। तो देखिए इन्होंने अब डिफरेंट एग्जांपल से डिफरेंट डाटा से किसी की तरह अपने क्वेश्चन को इंटरलिंक करने की कोशिश की है और मतलब अलग अलग पहलुओं से इस क्वेश्चन के आंसर को जस्टिफाई करने की कोशिश की। उसके बाद हम देखते हैं विज्ञान हमारे समूचे वैश्विक दृष्टिकोण से सूचित करता है अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के ढांचे को तो नहीं बदल सके थे, परंतु उसे देखने के नज़रिए के तो ज़रूर परिवर्तित कर सकते थे। देखिए हम किसी चीज़ का स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते, लेकिन लोगों का नज़रिया बदल सकते हैं उस चीज़ को देखने का। उसके बाद आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, देखिए उन्होंने किस तरह से इस चीज़ का यूज़ किया है। जैसे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसी प्रयास का परिणाम थी जिससे मानव को विज्ञान के नए युग में आगमन किया। इस आर्थिक पर्यावरण संबंधी वैज्ञानिक उपमाओं के से डटकर अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति व वैश्विक बदलाव का आंकलन करें तो अनेक स्तर पर विश्लेषण किया जा सकता है। उसके बाद उन्होंने सॉक्रेट की एग्जाम्पल भी दी है। सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान यह था कि वह अज्ञानी थे। सुकरात के अनुसार वो ये मानते थे सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान यही है कि वह अज्ञानी है। अतः व्यक्तिगत स्तर पर आत्मविश्लेषण ही वैश्विक स्तर पर भी बदलाव लाने में सहायक बन सकता है। उसके बाद ये कि महात्मा बुद्ध के लिए अंतर्ज्ञान व आत्म बदलाव की लड़ाई ही सबसे अहम लड़ाई थी। तो हम देख सकते हैं इन्होंने बहुत बड़े बड़े व्यक्तियों की एग्जाम्पल देखकर, उनके थॉट्स की एग्जाम्पल देखकर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से पेश किया है। उसके बाद दो व्यक्तियों की लड़ाई में दूसरे को बदलाव की जगह स्वयं का निरीक्षण ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए अगर कोई लड़ता है तो हमें खुद के ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए, ना कि ये कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरे इंसान का करैक्टर बदलें, मतलब अपने करैक्टर में सुधार लाना चाहिए। उसके बाद इन्होंने लिखा हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हम हर बदलाव की एक पृष्ठभूमि होती है। जाति प्रथा के चरम पर एक दलित का एक ब्राह्मण लड़की के साथ शादी करना आदि चारणीय था। अतः स्वयं के साथ वे व्यक्तिगत कृतों के मान्यवर से समाज विषय में बदलाव लाने के लिए कार्यरत रहना चाहिए। एक पुरुष प्रधान समाज का जब तक अंत नहीं हो जाता तब तक व्यक्तिगत सशक्तिकरण के कृत्य भी अधूरे ही रहेंगे। अतः वह क्या कहती हैं, उन्होंने कंक्लूजन में क्या लिखा है, अतः स्वयं व सामूहिक दोनों स्तरों पर बदलावों में परस्पर मेल ही की आवश्यकता है। उसके बाद उन्होंने कहा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इस प्रक्रिया का एक उपयुक्त उदाहरण है। उन्होंने स्वयं को शिक्षित व जागरूक का स्वयं में बदलाव की पहल की, जिसके उपरांत उन्होंने शिक्षा की नींव पर और अपने भारत में एक दलित आंदोलन से जागरूकता का निर्माण किया। उसके बाद हम देख लेते हैं इसी भांति गांधी जी ने के लिए भी वैश्विक बदलाव व सत्ता परिवर्तन का रास्ता भी आंतरिक परिवर्तन व साम्राज्य के मार्ग से होकर जाता था। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, आधुनिक समाज में भी ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। विद्यालय जाने वाली बालिका ग्रेटा थनबर्ग ने एक छोटे से आंदोलन से पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बुझाया। उन्होंने देखिए अभी ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, उन्होंने कैसे उनको करंट अफेयर में था ग्रेटा थनबर्ग जिन्होंने क्लाइमेट चेंज पर एक कैंपेन चलाई थी, तो उन्होंने इस क्वेश्चन की आंसर राइटिंग में इसको ऐसे राइटिंग में यूज़ किया है। तो ऐसे छोटे एग्जाम्पल से आपका जो ऐसे लिखने का ऐसे है ना, ऐसे लिखने आंसर राइटिंग है, ये इफेक्टिव हो जाती है। उसके बाद इन्होंने देखिए मानव की इस आंतरिक व सामाजिक बदलाव के सामर्थ्य को और सुदृढ़ करने से हमें दरहोर से सीख लेनी चाहिए। जैसे कि हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियाँ हैं, उनकी एक कविता है, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसे कुछ। और इन्होंने उस पंक्तियों को बखूबी इस क्वेश्चन के आंसर राइटिंग में इस्तेमाल किया है। जैसे नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, गिर कर गिरना है,
वह अखरता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इन्होंने इन पंक्तियों का बखूबी इस चीज़ में अपनी आंसर राइटिंग में इस्तेमाल किया है। तो स्वयं की इच्छा शक्ति को मजबूत कर मानव को चींटी की भांति ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर नियंत्रण अग्रसर होना चाहिए। ये इन्होंने आंसर राइटिंग में बहुत सारे राइटर्स की पंक्तियाँ और बहुत सारे फिलोसफर की जो मतलब थॉट्स हैं, उनकी जो राइटिंग्स हैं, उनका यूज़ किया है और अपने आंसर राइटिंग को बहुत ही इफ़ेक्टिव वे से जो प्रस्तुत किया है।